हेलो एवरीवन। आज हम डिफिकेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। हम फीसिस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले के कुछ वीडियोस के अंदर हमने डाइजेशन की प्रोसेस डिस्कस की थी और फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन के द्वारा फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और इससे कुछ सिंपल फॉर्म रिलीज़ की जाती है, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। लेकिन कुछ जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो इनडाइजेस्टिबल रहता है, और कुछ जो सिंपल फॉर्म्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, वो अनएब्जॉर्ब्ड कंडीशन में रहती हैं। तो ये जो अनएब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल है या फिर जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है फूड का, इसको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। तो इनसे फीसिस का फॉर्मेशन होता है। तो फीसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काइम है वो 3 से 10 घंटे तक रहता है, और हमने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लगभग 900 ml वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वाटर के इस एब्जॉर्प्शन की वजह से काइम जो है वो सॉलिड अथवा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठोस अथवा अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है, और इस फूड को, इस काइम को, जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड अवस्था में है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फीसिज। तो फीसिज के अंदर वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं, और जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग, मतलब जीआई ट्रैक्ट का जो म्यूकोसा है, इससे जो एपिथेलियल सेल्स झड़ जाती हैं तो वो इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेशन किया जाता है, केमिकल डाइजेशन। तो इस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से, इस बैक्टीरिया के द्वारा किए गए डाइजेशन से जो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं वो भी फिशिस का एक कंपोनेंट होते हैं। और इसके अलावा 2 बात हम कर चुके हैं, अनएब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल और इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स ऑफ फूड, मतलब फूड के अंदर जो भाग डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है, और वो सिंपल फॉर्म जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलके फीसिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब फीसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर है ये आता है बाइल पिगमेंट्स के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की वजह से। तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है ये बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलीरुबिन को बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन करके कुछ सिंपल कंपाउंड जैसे कि स्टेरकोबाइलिन रिलीज करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की वजह से इनका कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर होता है। ऑर्डर, इनकी जो स्मेल है, इनकी जो दुर्गंध है, वो होती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स की वजह से। तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे इंडोल, स्केटोल, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इनकी वजह से फीसिस की ऑर्डर प्रोड्यूस होती है। फीसिस को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स के द्वारा। अब डिफिकेशन रिफ्लेक्स कैसे इनिशिएट होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टल्सिस की वजह से फीसिस को या फीकल मटेरियल को सिग्मोइड कॉलन से रेक्टम के अंदर सेंड किया जाता है, पुश किया जाता है। अब रेक्टम में जैसे ही फीसिस आएंगी तो ये रेक्टम की वॉल को डिस्टेंड करेगी, रेक्टम की वॉल को फैलाएंगी। इसकी वजह से वॉल में पाए जाने वाले स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये नर्व इम्पल्स को सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंड करते हैं। सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड इन नर्व इम्पल्सेस को प्रोसेस करता है और फिर यहाँ से मोटर इम्पल्सेज सेंड करता है। मोटर इम्पल्सेज पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स से होती हुई डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम और एनस में पहुँचती है। यहाँ पे ये रेक्टम के अंदर पाए जाने वाली लॉन्गिट्यूडिनल रेक्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिसकी वजह से रेक्टम शॉर्ट हो जाता है। तो रेक्टम शॉर्ट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो ये प्रेशर, और दूसरा डायफ्राम का वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में इसके पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो ये प्रेशर और डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सारे मिलकर इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ओपन कर देते हैं। तो हमने देखा था कि एनस की स्ट्रक्चर के अंदर 2 टाइप के स्फिंक्टर यहाँ पे होते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स का बना होता है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स का बना होता है। मतलब इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो होता है इनवॉल्यूंटरी होता है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंदर होता है। तो इस प्रकार से जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होगा, इसकी वजह से इंटरनल एनल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है इसको वॉल्यूंटरी कंट्रोल किया जाता है, वॉल्यूंटरीली कंट्रोल किया जाता है। ये एक ठीक होता है। तो जब ये रिलैक्स होता है तब डिफिकेशन की प्रोसेस होती है, तब ये ओपन हो जाता है और डिफिकेशन की प्रोसेस होती है।
जिसके द्वारा फीसिस को एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर धकेल दिया जाता है, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और जब ये स्फिंक्टर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जब ये संकुचित होता है, तब डिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती, तब डिफिकेशन की प्रोसेस डिले हो जाती है। इस प्रकार एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब डिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होना, मतलब बॉडी से फीसिस का एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। तो इसके अलावा हम और भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फीसिस जो डिफिकेशन की प्रोसेस इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, मतलब जब डिफिकेशन की प्रोसेस होनी चाहिए तब नहीं हो पाती है। और इनएबिलिटी मतलब डिफिकेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाती है, कम्प्लीटली नहीं हो पाती है, या फिर डिफिकेशन की प्रोसेस में डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है। तो डिफिकेशन प्रोसेस इंटेस्टाइन की डिक्रीज्ड मोटिलिटी, जब इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टल्सिस कम हो जाता है तो इसकी वजह से होता है। तो हमने देखा था कि कोलन के अंदर फीसिस बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से फीसिस सूख जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन पहला होता है पुअर हैबिट्स की वजह से। तो पुअर हैबिट्स जैसे कि डिलेइंग डिफिकेशन, जब डिफिकेशन जब करना चाहिए तब नहीं करते हैं, उसको डिले करते हैं, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कोलन के अंदर स्पैज्म हो सकते हैं, और जब डाइट के अंदर फाइबर की कमी होती है तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जब फ्लूइड का इंटेक कम होता है, पानी कम पीते हैं, तो उस केस में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस और कुछ ड्रग्स, तो ये चीज़ें भी कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करती हैं, कॉन्स्टिपेशन को स्टिमुलेट करती हैं। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड लैक्सेटिव्स जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लैक्टिलोज सॉल्यूशन, तो ऐसी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकती हैं। डायरिया, तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन का उल्टा होता है। इसके अंदर फीसिस की फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और फीसिस के अंदर फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाता है। यह तब होता है जब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी पास होता है और फीसिस जब लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी पास होते हैं, मतलब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जल्दी जल्दी पास होता है, तो उस केस में एब्जॉर्प्शन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो जाता है। डायरिया के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है इंटेस्टाइन की इंक्रीज्ड मोटिलिटी, कि यहाँ पे पेरिस्टल्सिस बढ़ जाता है और फूड जल्दी जल्दी पास होता है। ये क्यों होता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम या तो प्रोड्यूस नहीं होता है या फिर इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, तो इस वजह से लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है और यह लैक्टोज फीसिस के साथ बॉडी से एलिमिनेट होता है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस, और इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि जीआई म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, जीआई म्यूकोसा के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी डायरिया कर सकते हैं। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या IBS, इसे इरिटेबल कोलन या स्पेस्टिक कोलन भी कहा जाता है। इस डिजीज़ के अंदर पूरा जीआई ट्रैक्ट अफेक्ट होता है और यह स्ट्रेस के कारण डेवलप होता है। कुछ व्यक्तियों में स्ट्रेस के कारण क्रैम्प और एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये ऑल्टरनेटली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कभी डायरिया होता है और कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। IBS के अंदर फीसिस में म्यूकस की बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्सक्रीट होती है, और इसके कुछ दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं जैसे फ्लैटुलेंस का मतलब इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस का प्रोड्यूस होना, नोजिया मतलब जी मिचलाना, और लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख कम लगना। तो इस वजह से IBS जो होता है ये एक स्ट्रेस की वजह से डेवलप होता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, तो नोजिया जी मिचलाने को बोलते हैं। नोजिया जो है इसके अंदर एक तो लॉस ऑफ एपिटाइट होता है और इसके अलावा सेंसेशन ऑफ इम्पेंडिंग वोमिटिंग, तो ऐसे लगता है जैसे वोमिटिंग होने वाली है। तो यह होता है कि यह कब होता है? जब फूड के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला का इन्फेक्शन होता है, या फिर यह एक एलर्जिक रेस्पॉन्स भी हो सकता है। नोजिया में सलाइवा का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है
और वोमिटिंग की फीलिंग आती है। वोमिटिंग तब होती है जब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट होता है, स्टमक के अंदर जो भी फूड होता है वो इसोफेगस के अंदर आता है और इसोफेगस से उसको माउथ के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फ्लैटुलेंस, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा गैस जो प्रोड्यूस होती है, तो इस कंडीशन को हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं और यह प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं और इससे कुछ गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन प्रोड्यूस होती हैं। फ्लैटुलेंस एक तो फास्ट ईटिंग, जल्दी जल्दी जब भोजन खाते तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, या फिर गल्पिंग ऑफ एयर को निगलने से, हवा को निगलने, तो हवा निगली जा सकती है, एक तो निवाले जब बड़े खाते हैं उससे हो सकती है, या फिर जब पानी बहुत ज़्यादा मुंह खोल के पीते हैं तो उससे भी गल्पिंग ऑफ एयर हो सकती है। और कुछ पर्टिकुलर फूड जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, इनकी वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर लैक्टोज इनटॉलरेंस की वजह से प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि लैक्टोज जो है तो कुछ व्यक्तियों के अंदर लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो लैक्टोज को फिर बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है और बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करके गैसेज प्रोड्यूस करते हैं। डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन जब कम होता है उस वजह से भी हो सकता है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के यूज से भी फ्लैटुलेंस प्रोड्यूस हो सकता है। पेप्टिक अल्सर्स, तो पेप्टिक अल्सर्स जीआई ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होने वाले अल्सर है, जीआई ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होने वाले स्पेशल टाइप के लीजन्स या घाव हैं जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के कारण प्रोड्यूस होते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट के वो भाग जो गैस्ट्रिक जूस के ज़्यादा संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 3 रीजन होते हैं, पहला है HCl का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन, और दूसरा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो कि एक बैक्टीरियम है, इसका इन्फेक्शन, और कुछ सर्टेन ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन, तो इनका यूज़, तो इनकी वजह से अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हर्ट बर्न, तो हर्ट बर्न जलन को बोलते हैं, तो चेस्ट के अंदर पेन होता है, जलन होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब गैस्ट्रिक जूस से वापस इसोफेगस के अंदर आ जाता है तो इस वजह से यह चेस्ट पेन और हर्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है। ये तब होता है जब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और जब पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, तो इस वजह से स्टमक का जो भी कंटेंट है ये इसोफेगस के अंदर आ जाता है और यह छाती में जलन जैसे प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करता है। अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमन के अंदर एक विस्टिजियल ऑर्गन है, तो कुछ केसेस के अंदर यह इन्फेक्ट हो जाता है और इसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से एक्सेसिव पेन होता है। इसको अल्टीमेटली फिर अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग मतलब म्यूकोसा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया के अंदर स्वेलोविंग, निगलने की जो प्रोसेस है डिफ़िकल्ट हो जाती है। और पॉलीफेजिया, तो पॉलीफेजिया के अंदर हंगर जो अब नॉर्मल हो जाती है, मतलब इनसैटिएबल हो जाती है, बार फूड खाने की जो कंडीशन है उसे हम पॉलीफेजिया बोलते हैं। तो इसके अंदर हंगर जो होती है वो संतृप्त नहीं होती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है। तो इस टॉपिक के साथ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है।